नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ब्राइट स्टडी। आई एम अपर्णा मिश्रा। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा हिंदी व्याकरण क्रैश कोर्स पार्ट 1 चल रहा है, जहां पर हम कॉम्पिटिटिव लेवल पर आने वाले जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें हम बेसिक तरीके से कवर कर रहे हैं। दोस्तों, ये पार्ट 1 जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ले रहे हैं और हम अपने पार्ट 2 में एडवांस कॉन्सेप्ट्स को लेंगे। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ें तो हमने आपको ये भी बताया है कि हमने जो क्रैश कोर्स है हमारा, जिसमें हमने अपने कोर्स ओवरव्यू को आपके साथ डिस्कस किया है, जो हमारे हिंदी व्याकरण में आ रहे हैं, उसका एक ओवरव्यू, एक समरी दोस्तों हमने बनाई है। और हम आपको यही सजेस्ट करते हैं कि आप आगे बढ़ने से पहले इस ओवरव्यू पे एक नज़र ज़रूर डाल लिया करें। तो दोस्तों, हमारा इसमें भाषा, उपसर्ग, प्रत्यय जो हमारे टॉपिक्स हैं उसमें ये कवर हो चुके हैं। और भाषा, उपसर्ग, प्रत्यय पर बने अभ्यास प्रश्न भी हमने हल कर लिए हैं। आप ज़रूर उसे पिछली वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, हमने संज्ञा का पार्ट 1 और 2 ये भी कंप्लीट कर लिया है। और हमने सर्वनाम पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको भी क्लियर हो जाए कि हमने कितने टॉपिक्स कवर कर लिए और कितने हमारे बाकी हैं। कुछ टॉपिक्स को हमने, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, कि हमने पार्ट्स में डिवाइड किए हैं ताकि वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना पड़े आपके लिए। तो सर्वनाम को भी हमने पार्ट 1 और 2 में डिवाइड किया था। और दोस्तों, आज मैं बता दूं आपको कि सर्वनाम हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। आज हम शुरू करने वाले हैं वो है हमारा पार्ट 2। तो चलिए दोस्तों, सर्वनाम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि हमने अपनी पिछली वीडियो में सर्वनाम के पार्ट 1 में हमने अपने सर्वनाम के बारे में नॉलेज लिया था। उसके बारे में हमने जाना था कि सर्वनाम क्या होता है, क्या उसके भेद कितने हैं। और दोस्तों, हमने पुरुषवाचक सर्वनाम, जो हमारा सबसे पहला सर्वनाम था, उसके बारे में डिटेल्स में जाना था। उसके जो 3 हमारे प्रकार थे, जो 3 स्थितियाँ थीं, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष या तृतीय पुरुष, जिसे हम उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष कहते हैं। इंग्लिश में फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन कहते हैं। तो वो भी हमने वहाँ पर अपना कंप्लीट कर लिया था। और ये था पुरुषवाचक सर्वनाम की पूरी डिटेलिंग्स। सेकंड भेद को हमें आज से डिस्कस करना है। जो हमारे 6 भेद हैं उसमें से एक भेद हो चुका है। दूसरा है हमारा दोस्तों निजवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों, जैसा कि अगर हम अपने आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, अगर हम अपने इस भेद की तरफ चलें तो दोस्तों, जैसा कि आप नाम से ही आप भली भांति अवगत हैं और आपको समझ में आ रहा होगा कि जो निजवाचक सर्वनाम है, मतलब कि वो अपने लिए या अपने आप के लिए, इस सर्वनाम से पता चल रहा है जो शब्द अपने लिए प्रयुक्त हो रहे हैं। अगर आप देखें सिंपली दोस्तों, मैंने आपको कई बार बोला कि आप वर्ड्स से ही आप एक अपने दिमाग में आइडिया बना सकते हैं, उसको क्रिएट कर सकते हैं, उसे निकाल सकते हैं। तो अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया बनती है इस सर्वनाम को देखकर, इसके नाम से यही बनती है कि ये वे सर्वनाम है जो अपने लिए कोई बात कह रहे हों। और अगर आप इसे व्याकरणिक भाषा में देखें, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, तो आप इसकी परिभाषा में यही परिभाषा पाएंगे: जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है, इससे निजत्व का बोध होता है। क्या ये सही है? अभी हमने आपसे जो थोड़ी देर पहले डिस्कस किया वो बिना देखे कहा, लेकिन वही चीज़ इसमें बोली जा रही है। जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता मीन्स जो काम कर रहा है, जो कार्य कर रहा है, कार्य परफॉर्म कर रहा है, इसने अपने लिए किया, अपने लिए बात कही, अपने लिए काम किया, इसी को हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसके अंतर्गत आपका आप, स्वयं, खुद, स्वतः आदि आते हैं। आप बोलेंगे आप कैसे आता है? आप तो मतलब सामने वाले के लिए हम बोल रहे हैं, दूसरे के लिए बोल रहे हैं, तो हमने अपने लिए कहाँ प्रयोग किया या अपने लिए कहाँ बोला? तो आप पहला एग्जाम्पल देखिए, मैं आप ही चला जाऊँगा। कई बार लोग बोलते हैं मैं आप ही काम कर लूँगा, मैं आप ही चला जाऊँगा, मैं आप ही खाना पका लूँगा। तो मतलब कि ये है कि आपको हम लोग कई बार अपने आप के लिए आप प्रयोग में लाते हैं। मैं अपने आप ही चला जाऊँगा, मैं अपने आप ही खाना पका लूँगा, मैं अपने आप ही खा लूँगा, या वॉटएवर जो भी आपके एग्जाम्पल्स हैं, एक्स्ट्रा XYZ। तो ये है आपका निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण। फिर खुद से काम करने में मज़ा आता है। तो खुद, स्वतः का मतलब भी अपने आप ही होता है, स्वयं भी अपना ही होता है, अपने आप ही होता है, खुद भी अपना ही प्रयोग में आता है। तो ये आपके निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हो गए। तीसरा दोस्तों हमारा जो भेद है वह है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसे हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं इंग्लिश में। तो निश्चयवाचक सर्वनाम भी, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपका इस नाम से, इस वर्ड से ही क्लियर है कि ये किसी चीज़ के बारे में कोई आपको निश्चित संकेत दे रहा होगा। इसके नाम से तो हमें यही समझ में आता है, यही आइडिया आपने भी लगाया होगा, मैंने भी वही लगाया। तो जिस सर्वनाम से किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ के विषय में निश्चय या फिर ठीक ठाक ज्ञान हो या मिले, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, इसमें 2 बातें कही गई हैं।
निश्चित ज्ञान भी मिलता है या फिर ठीक ठाक अप्रॉक्सीमेटली आपको एक आंकड़ा दे दिया जाता है, हाँ ठीक ठाक करीब करीब मिलता जुलता वही ज्ञान मिलता है, ये भी चीज़ होती है। तो जहाँ निश्चित आपको ज्ञान मिल रहा है, संकेत मिल रहा है, वो तो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा ही। लेकिन जहाँ आपको अप्रॉक्सीमेटली सेम ज्ञान मतलब आस पास या मिलता जुलता आपको ज्ञान मिल रहा है, तो वो भी आपका निश्चयवाचक सर्वनाम या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आता है। अब इस बात पे भी हम गौर फरमाएं। देखिए यहाँ पे 2 लाइन्स हैं आपकी। इस सर्वनाम के अंतर्गत यह और वह आते हैं। यह निकट के लिए और वह दूर के लिए प्रयुक्त होता है। वाह, बड़ी अच्छी बात कही गई है। अब ज़रा हम इसे देखें तो कैसे ये प्रयोग में आता है, ज़रा इसके बारे में हम जानें। तो ये है ध्यान रखने वाली बात, यह और वह, इसे हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। दोस्तों, यह और वह ये ज़्यादातर निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरणों के रूप में आप देख सकते हैं। लेकिन आपके सामने जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं, अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे आपको जूम किया है, जूम करके दिखाया है, अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि जो यह है और वह है, ये हमने, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है तो हमने पुरुषवाचक सर्वनाम में भी देखा था। लेकिन इसे हमने निश्चयवाचक सर्वनाम में भी आपके साथ डिस्कशन किया है, आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो ये कैसे हुआ, इसका हम अंतर से आप इसको अच्छे से समझ लेंगे। कैसे? यह पेंसिल है, वह खिलौना है। तो जब हम यह पेंसिल है बता रहे हैं तो ये यही पेंसिल है, इसी पेंसिल की हम बात कर रहे हैं, हम किसी और पेंसिल की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये आपका निश्चित संकेत मिल रहा है कि यह पेंसिल है और इसी को हम पेंसिल कहेंगे, इसे हम पेन नहीं कहेंगे, ये पेंसिल ही है, हम इसे पेन नहीं कह सकते। और वह खिलौना है, वो खिलौना ही है, उसे हम पेंसिल नहीं कह सकते। तो ये आपका निश्चय वाचक हो गया सर्वनाम, निश्चित संकेत दे रहा है। इस तरह से यह वह आपका प्रयोग हुआ। लेकिन यह पेंसिल जब हम कह रहे हैं तो हमें इससे पता चल रहा है कि ये पास ही है, हमारे आसपास ही है। लेकिन जब हम वह पेंसिल बोल रहे हैं तो उससे हमें पता चल रहा है कि वो कहीं दूरी पे रखा हुआ है, हमसे दूर है, किसी और जगह पे रखा हुआ है। तो इससे हमें निकटता और दूरी की भी बात, यहाँ पे एग्जाम्पल हमको मिल गया, क्लियर हो गया, यहाँ पे ग्लिम्स मिल गया। और साथ ही हमें इसकी निश्चितता का भी आपको इसमें एक जानकारी मिल गई। फिर अगर हम पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि पुरुषवाचक सर्वनाम भी में भी आ रहा है, तो जब हम पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद भी पढ़ रहे थे और उसके बारे में पढ़ रहे थे, पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में भी, तो उसमें यही था कि आजकल, यहाँ हमारा एग्जाम्पल, आजकल यह पढ़ रहा है, वह पढ़ाई में पीछे हो रही है। पुरुषवाचक सर्वनाम में जहाँ हमने आपको बताया था कि स्त्री और पुरुष दोनों ही आपके सर्वनाम, यहाँ पर दोनों ही जाति के सर्वनाम में यह के अंतर्गत यह आता है। तो जब हम बोलते हैं कि आजकल यह पढ़ रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि हम पुरुषवाचक सर्वनाम में पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम वह पढ़ाई में पीछे हो रही है बात कर रहे हैं हम, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में हम स्त्री के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस तरह से जो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम में यह और वह है, वह आपका पुरुषवाचक सर्वनाम का भी एक पार्ट बन जाता है और साथ ही निश्चयवाचक का भी बन जाता है। तो ये दोनों में ही यूज़ होता है। इससे आपको डिफरेंस क्लियरली समझ में आ गया। आपके कॉम्पिटिटिव पेपर में अगर ये सब क्वेश्चंस आते हैं तो ज़रूर आपको या तो दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन दिया जाएगा, अगर दोनों भी दिया जाता है और अगर आप उसमें से एग्जाम्पल्स को देख के आपको लगाना है, तो फिर आप देख रहे हैं एग्जाम्पल्स कैसे दिए जा रहे हैं, इसको ध्यान में रखकर आपको वहाँ पर ऑप्शंस को टिक करना होगा या ऑप्ट करना होगा। दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर नोट में एक और बात कही गई है कि निश्चयवाचक सर्वनाम में, निश्चयवाचक में वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ के बारे में निश्चित संकेत देने से यह संकेतवाचक सर्वनाम भी कहलाते हैं। हालांकि आपने जो नाम दिया है आपको वो पूछा जाएगा, समझ में आएगा आपको, लेकिन कभी अगर आपका यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम की जगह पर संकेतवाचक सर्वनाम भी आ जाता है या आपसे पूछा गया कि संकेतवाचक सर्वनाम को क्या कहते हैं, तो आप निश्चयवाचक सर्वनाम भी कह सकते हैं। और अगर निश्चयवाचक सर्वनाम को क्या कहते हैं तो आप संकेतवाचक सर्वनाम भी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल देके बता दिया। निश्चित संकेत मिलते हैं, इसीलिए हम इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो चौथा भेद है, चौथा जो काइंड है, वह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जहाँ हमने निश्चयवाचक सर्वनाम में ये देखा कि किसी वस्तु, पदार्थ या व्यक्ति के बारे में हमें निश्चित संकेत मिलते हैं, वहीं आप नाम से आप समझ रहे हैं इसके उलट अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आपको कोई भी निश्चित संकेत नहीं मिल रहे हैं। तो जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है, इसके अंतर्गत कोई और कुछ आते हैं। सही बात है, किसी के होने या किसी घटना के होने का प्रतीत होता है। हमें ये श्योर नहीं रहता है कि क्या ये वही चीज़ है, क्या इसके बारे में हमें बिल्कुल क्लियर संकेत मिल रहा है, नहीं।
इसमें हम अक्सर कोई या कुछ या प्रोबेबिलिटीज़ मतलब संभावनाएं व्यक्त करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। जैसे कोई आपके यहाँ आया है, जो हमारा पहला एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है। तो जब हम कोई बोल रहे हैं तो हम नहीं बोल रहे कि राम आपके यहाँ आया है, हम बोल रहे हैं कोई आया है। वो कोई भी हो सकता है, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, कोई भी हो सकता है, आपका रिलेटिव हो सकता है, नॉन रिलेटिव हो सकता है, कोई भी हो सकता है। फिर अभी कुछ वक्त बाकी है, तो अभी कुछ वक्त बाकी है, इसमें ये नहीं बोल रहे कि 2 घंटा बाकी है, 2 मिनट बाकी है, 1 मिनट बाकी है, 1 सेकंड बाकी है। इसमें कुछ वक्त बाकी है, तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी वक्त हो सकता है। कोई आपके दरवाजे पर खड़ा है, तो इस तरह से आपका ये अनिश्चितता आपका बताता है, इसीलिए हम इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। 5वां है दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम। बहुत ही क्लियरली आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे भी अगर हम इसे देखें, आपका नाम से ही क्लियर हो जा रहा है प्रश्नवाचक मतलब जिसमें आपका प्रश्न से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड आपसे पूछा जा रहा हो, प्रश्न आ रहा हो। तो जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो या प्रयोग प्रश्न करने हेतु हो, तो वह आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। सिंपली जहाँ आपका क्वेश्चन मार्क आ जाता है, क्वेश्चन मार्क आता है, इसका मतलब या आपसे इस तरह से प्रश्न किए जाते हैं, वो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसके अंतर्गत कौन, क्या, कैसे आदि सर्वनाम आते हैं। दोस्तों आपको ध्यान में रखने वाली बात यही है कि इसमें अक्सर कौन, क्या, कैसे, कहाँ भी आप प्रयोग में ला सकते हैं। कैसे तो आपका ऑलरेडी आपने देख लिया। तो ये सब आपका जो है, जहाँ आप प्रश्न कर रहे हैं, वो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। उदाहरण के लिए तुम कौन हो जब आप बोल रहे हैं तो आपको जवाब मिलेगा। वह क्या कार्य करता है, जवाब मिलेगा। जहाँ प्रश्न करने पर आपको जवाब मिले, वो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जहाँ आप प्रश्न कर रहे हैं, वहाँ आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। सिंपल सी बात ये है दोस्तों। छठा और आखिरी जो हमारा यहाँ पर जो हमारा भेद है सर्वनाम का, वह है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम भी आप नाम से ही ज्ञात कर सकते हैं ये कि ये संबंध बताने वाला सर्वनाम होगा, जिस शब्द से हमें संबंध पता चले। तो जो सर्वनाम एक शब्द या वाक्य का दूसरे शब्द या वाक्य से संबंध बताए, उसे हम क्या कहते हैं, आपका संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। सही बात है, किसी एक शब्द का दूसरे शब्द से ये भी हो सकता है, या एक वाक्य का दूसरे वाक्य से भी संबंध बता सकता है सर्वनाम। और इसके अंतर्गत अक्सर जो, सो, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा, जो कि, है ना, इस तरह के आपके जो सार्वनामिक शब्द हैं वो प्रयोग में आते हैं। सार्वनामिक शब्द ही हम इसे कहते हैं क्योंकि सर्वनाम में है, तो इस प्रकार के शब्द आपके प्रयोग में आते हैं। जैसे अगर मैं आपका फर्स्ट एग्जाम्पल देखा जाए, तो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है जैसी करनी वैसी भरनी। मतलब यहाँ आपका जो कार्य आप जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ कनेक्टेड है या नहीं, आप जैसा कार्य करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा, आपको वही फल मिलेगा जो ऐसा आप कार्य करेंगे। दोनों इंटरकनेक्टेड है, दोनों ही कनेक्ट हो गया। जो जागेगा सो पावेगा, जो सोवेगा सो खोवेगा। जो जगेगा उसे फल मिलेगा, जो सोता रहेगा उसे क्या फल मिलेगा, वो तो सोता ही रहेगा, वो खो देगा जितनी भी चीज़ें हैं। नेचर की ब्यूटी, आपके हर दिन कंपटीशन। दोस्तों कोरोना का वक्त चल रहा है, आप देख रहे हैं लॉकडाउन में आप सभी अपना अपना कार्य भली भांति कर रहे होंगे, और जो सो रहे हैं वो सो ही रहे हैं, वो अपना कोई भी टाइम यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए। तो दोस्तों यही है, आपके कर्म का जो आपका फल है वो आपके कर्म पर आधारित है। आपका सोना, आपका जगना आपके कर्म पर आधारित है। तो इस तरह से ये संबंध बताता है, ये संबंधवाचक सर्वनाम, इसलिए इसे कहते हैं। तो दोस्तों ये तो था हमारा पूरा का पूरा सर्वनाम की सीरीज़ जो हमने आपसे डिस्कस की अपने पिछले वीडियो में भी। जो पिछले वीडियो का था पुरुषवाचक सर्वनाम को लेकर संबंधवाचक सर्वनाम तक, और जो हमने बीच में जो अपनी वहाँ पर जो हमारा कैटेगरी में हमने डिवाइड किया था, वो सब हमने अपना डिस्कस कर लिया। दोस्तों कोई भी क्वेरी हो ज़रूर आप पूछें। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में संज्ञा और सर्वनाम पर बने अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको कुछ ना भी समझ में आया हो तो आपको उससे भी क्लियर हो जाएगा, और अगर आपको कोई डाउट है आप ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच।